नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं भारत, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान के कुछ संबंधों के बारे में बताएंगे, स्पेशली चाइना के बारे में, और कोशिश करेंगे कि उनका किन किन देशों से क्या क्या संबंध है उसके हकीकत आप सभी के सामने आए। और एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ चाइना और भारत के परिवेश में जो जो इस समय वर्तमान में घटना घटित हो रहे हैं उसके बारे में बताएं। सबसे पहले कभी चाइना के संग LAC को लेकर के विवाद, तो कभी पाकिस्तान के साथ LOC का लेकर के विवाद हमेशा दिख रहा है। इस विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें अपने देश की सीमाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी जरूरी है। हमारा जो देश है वो 3 तरीके से अपनी सरहदों को विभाजित करता है। कहीं पर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, तो कहीं LAC और कहीं LOC। दरअसल भारत के 7 पड़ोसी देश हैं: बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन सभी से भारत का एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होता है? किसी भी देश के उस सरहद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है जो उसे अन्य पड़ोसी देश से स्पष्ट तौर पर अलग करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं दुनिया भर से इस सीमा को स्वीकृति मिली होती है। मसलन हम ये कह सकते हैं कि यह एक स्पष्ट सरहद होती है जिसे लेकर के किसी पड़ोसी मुल्क से कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन चाइना का विवाद सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, करीब 18 कंट्री के साथ इसका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम थोड़ा सा भारत के बारे में और फिर अलग अलग कंट्री से। कुछ इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 1914 में तिब्बत और भारत के बीच एक समझौता होता है, क्योंकि उस समय इंडिया, चाइना और तिब्बत का एक सरहद एक दूसरे से जुड़े होते थे। चूँकि पाकिस्तान अभी भारत में था, इसलिए उस समय 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के व तिब्बत के बीच एक समझौता हुआ। तत्कालीन भारत में अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और तिब्बत की ओर से एक लाइन ऑफ कंट्रोल किया, यानी एक बाउंड्री को क्लियर किया, जिसे मैकमोहन लाइन माना गया। और 1935 में सर्वे ऑफ इंडिया मानचित्र में इसे भारत की तरफ से दर्शाया भी गया। 1950 के दशक में चाइना तिब्बत को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ से उसने तिब्बत तक एक सड़क अपने शहर से जोड़ लिया। 1962 में गलवान की घाटी, जो कि लद्दाख में पड़ता है, वहाँ से ये वही गलवान की घाटी है जहाँ से ये पहले लड़ाई के लिए तैयार होती है। भारत की सेना एक तरफ होती है, चाइना की सेना दूसरी तरफ होती है। पहले ये वापस जाती है और पुनः अटैक करती है, और इस एरिया पे इन्होंने अपना फतह हासिल किया। चाइना का कहना है कि उसने जो है वापस लौट करके ये 3800 किलोमीटर अक्साई चीन को, यानी कि ऑक्युपाई चीन जिसे बोलते हैं, पूरी तरीके से भारत के इस एरिया को कवर कर लिया। इसने शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में पूरी तरीके से इस एरिया को मिला दिया। 1962 के युद्ध के बाद चीनी सेना जहां पे जिस बाउंड्री लाइन पे खड़ी थी उसे ही उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC मान लिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया। इस युद्ध के बाद भारत के अधिकार क्षेत्र वाले अक्साई चाइना पर उसने कब्जा कर लिया और तब से यह उसी के एरिया में है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको नहीं मानता है। इसके बारे में और हम डिटेलिंग एक अलग वीडियो में वो करेंगे। तब तक हम ये देखते हैं कि चाइना के साथ किन किन राष्ट्रों का कैसा इसके साथ तालमेल है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि स्पार्टली द्वीप विवाद में, जो कि फिलीपींस के पक्ष में आया था, ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक संस्था ने इस पर अपना मुहर लगाया था। चाइना ने इसे सिरे से खारिज कर लिया और स्पार्टली द्वीप को अपना द्वीप बताता है। हम भूटान की बात करते हैं। भूटान पे पहली बार इसने पूर्वी भाग पे 2/3 भाग को अपना बता रहा है, अपनी दावेदारी कर रहा है, और उत्तर और पश्चिमी भाग पे भी अपनी दावेदारी जताता रह रहा है। दरअसल
चाइना एक तीर से दो निशान करना चाहता है। भूटान का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, लिहाजा वह भूटान और भारत को एक साथ इस विवाद में घसीटना चाहता है, क्योंकि उसकी गिद्ध नज़र बहुत पहले से ही अरुणाचल प्रदेश पे है। ब्रुनेई का EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन जो दक्षिणी चीन सागर से सटा हुआ है, इस पर भी चीन अपना दावा करता है और इस भूभाग को अपना घोषित कर लिया है। अगला मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया, जिसका दक्षिणी चीन सागर से सटा हुआ एरिया है, उस भाग को भी और इसके भी EEZ पे अपनी दावेदारी करता है। लाओस, चीन लाओस को 1271 से लेकर के 1368 तक राज करने वाले अपने यहाँ के युआन वंश का हवाला देकर के पूरे लाओस को चीन का हिस्सा करार दे चुका है। कंबोडिया की बात करें तो लाओस की तरह ही कंबोडिया को भी 1368 से लेकर के 1644 तक अपने वंश की राज करने का हवाला देता है और पूरे के पूरे कंबोडिया को अपना हिस्सा मानता है। थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड में मिकांग नदी में चाइना जबरन अपना मालवाहक ले जाता है। यही नहीं, चाइना युआन से दक्षिणी पूर्वी एशिया तक अपना माल वाहन भेजने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक होता तो भी समझ में आता, चाइना ने मिकांग नदी पे एक प्राकृतिक बांध बना करके एक बांध बना लिया और इस नदी को कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है। जापान की बात करते हैं, जापान के साथ भी दक्षिणी चीन सागर, जो कि हमेशा आप देख रहे हैं चाइना का दक्षिण चीन सागर को लेकर के विवाद रह रहा है, तो जापान का सेकांकू और रियूक्यू द्वीप पर इसका पुराना विवाद चल रहा है। जापान के वायु सीमा पर भी ये अपना हक जताता है। वियतनाम की बात करें तो मैक्लासेस फील्ड तट पर और परासोल स्पार्टले द्वीप को लेकर के इसका विवाद जाहिर हुआ है, इस पे ये अपना दावा जताता है। नेपाल की तो लुटिया ही डूब गई है। नेपाल की देख रहे हैं कि जगह जगह छात्र संघ के संगठन के सारे स्टूडेंट जो है चीनी राजदूत हाउ यांकी का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से इस्तीफा मांग रही है और चीनी दूतावास ये कह रहा है कि राजदूत हाओ यांकू के साथ KP शर्मा जी का बड़े ही अच्छे संबंध है। अच्छा संबंध दिख भी रहा है, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो किसी भी देश को कब्जा करने के लिए, विस्तारवादी नीति को अपनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल नेपाल में दिख रहा है। यही नहीं, 2 लाखा में 3 पिलर और माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वहाँ पे भी 2 पिलर का अपना दावा करता आ रहा है। और चीन नेपाल के कुछ हिस्सों को तिब्बत का मानता है, वो जानता है, वो बताता है कि ये तिब्बत से नेपाल सटा हुआ है, इसलिए इस एरिया पे कहीं ना कहीं चीन का हक बनता है। ताइवान की बात करते हैं। लाओस की बात युआन वंश का हवाला देकर के ताइवान पे पूरी तरीके से अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। दक्षिण कोरिया की बात करें, पूर्वी चीन सागर में ली ऑडियो पर विवाद बिल्कुल जापान की तरह एयर डिफेंस और EEZ को लेकर के इसका विवाद हमेशा सामने आता रहता है। उत्तर कोरिया पूरे उत्तर कोरिया पर दावेदारी करता है। माउंट पिकोटू याल तुमेरी नदी पर इसका विवाद जग जाहिर है। तजाकिस्तान की बात करें तो 1999 में इसने जबरन 200 वर्ग किलोमीटर एरिया कब्जा कर लिया और 2002 में 1122 वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर लिया, और आज भी कई इलाकों में अपनी दावेदारी करता है। और सबसे आखिर में किर्गिस्तान, पूरे किर्गिस्तान पर यह दावा करता है और 7,250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इसने कब्जा कर लिया है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि चाइना का जो नीति है विस्तारवादी नीति है। अगले एपिसोड में हम चाइना और भारत के संबंधों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, और इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, द एको गुप्ता। धन्यवाद, थैंक यू।